वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों, वार्षिक वित्तीय विवरण को सदन में प्रस्तुत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बस थोड़ा नीचे। अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं, एक शेर के साथ। ना गिराया किसी को कभी, ना गिराया किसी को कभी, ना खुद को उछाला, ना खुद को उछाला। कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगा लगा कर मैं भी पहुंचा वहां धीरे धीरे। यह हमारी सरकार का तीसरा बजट है। यह बजट प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर केंद्रित है। बजट में सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास एवं उनके जीवन को सुगम बनाने पर बल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, 11 दिसंबर 2022 को कांग्रेस सरकार को सत्ता की बागडोर संभालते ही नाजुक वित्तीय स्थिति पनपते माइनिंग माफिया, पूर्व सरकार द्वारा लापरवाही से की गई भरपूर फजूल खर्ची जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पिछली सरकार द्वारा कई सरकारी भवनों तथा अन्य पूंजीगत कार्यों का बिना बजटीय प्रावधानों के ही निर्माण किया गया और बिना जरूरत के संस्थानों को खोला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश भर में सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रति करोड़ों रुपए की देनदारियां खड़ी हो गई। 1000 करोड़ से ज्यादा राशि के अधिकांश भवन बिना किसी विवेक के बनाए गए, जो कि आज तक किसी भी काम में नहीं लाए जा सके। इनके निर्माण के लिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स तथा एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत मिलने वाली राशि का दुरुपयोग किया गया, जिसके परिणाम कई प्रकार की चुनौतियों के रूप में वर्तमान सरकार के सामने आए। आने वाला काल गंभीर संकट व ट्रांजिशन का है। वैश्विक व्यापार युद्ध, टैरिफ वार, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, बदलते मूल्य, उभरती हुई नई जियोपॉलिटिकल व सामरिक चुनौतियां तथा उनका अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव, देश व प्रदेश दोनों इससे अछूते नहीं हैं। देश के मार्केट व देश की अर्थव्यवस्था में मंदी की दस्तक सुनाई दे रही है। मुझे देश की आर्थिक स्थिति पर भी अपनी चिंता व्यक्त करनी आवश्यक लगती है। उद्योगों की वृद्धि दर धीमी हो रही है, व्यापार पर असर पड़ा है, रोजगार के अवसर भी घट रहे हैं और निजी खपत में कमी के कारण घरेलू मांग में भी कमी आ रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली से आ रही गिरावट से रिटेल इन्वेस्टर का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है। आरबीआई को भी मुद्रास्फीति और कमजोर रुपये के चलते नीतिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसका असर महंगाई पर भी पड़ रहा है। कुछ के लिए यह केवल अस्थायी ठहराव है, जबकि मैं इसे दीर्घकालीन चुनौती के रूप में देख रहा हूं। इन सब चुनौतियों के बीच हमारा प्रदेश और भी अधिक प्रभावित हुआ है। एक और जो हमें देय है वह मिल नहीं रहा, जैसे पीडीएनए, बीबीएमबी का शेयर, एनपीएस शेयर के रूप में राज्य सरकार और सरकारी कर्मचारियों का लगभग 9000 करोड़ का फंड केंद्र एनएसडीएल से लेना शेष है। जीएसटी कंपनसेशन पहले ही बंद है
और दूसरी ओर अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की टेपरिंग से साल दर साल गिरावट जारी है। वैट के स्थान पर जीएसटी लागू करके व जीएसटी कंपनसेशन देने के बाद भी राज्य सरकार को वर्ष 2023-24 तक कुल 9,478 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है। आरडीजी के मामले में भी ऐसा ही हुआ है और मेरी नजर में आरडीजी कोई ग्रांट नहीं है। आरडीजी एक प्रकार का पोस्ट डेवल्यूशन कंपनसेशन है उन प्रदेशों के लिए जो मूलतः रेवेन्यू डेफिसिट इकाइयां हैं तथा जिनका गठन किसी आर्थिक स्वायत्ता या आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं अपितु इन क्षेत्रों की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हुआ है। हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पहाड़ी राज्य इसलिए स्पेशल कैटेगरी के राज्य माने गए हैं। योजना आयोग के बंद होने व पिछले 10 सालों में भारत सरकार द्वारा हर योजना व वित्तीय सहायता में तरह तरह की शर्तें लगातार लगाए जाने के कारण हम आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित होते जा रहे हैं। सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष इस बात से पूर्णतः अवगत है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण 2021-22 से 2025-26 के दौरान आरडीजी पिछले 5 वर्षों में तेजी से गिरी है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 5 वर्षों 2015-16 से 2019-20 के लिए आरडीजी के रूप में हमें 40,624 करोड़ में मिले, अर्थात इन 5 वर्षों में हर वर्ष में हमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए की आरडीजी मिली। 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग में प्रदेश को मिलने वाली आरडीजी 40,624 करोड़ रुपए से घटकर 37,199 करोड़ रुपया हो गई, जो कि यदि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखे तो यह आज 30,000 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। सदन को इस बात का भी आश्चर्य होगा कि 15वें वित्त आयोग में कुछ ऐसे कारणों से जो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है 2021-22 से 2025-26 तक लगातार हर वर्ष आरडीजी कम की गई। 2021-22 में यह ग्रांट 10,949 करोड़ रुपए थी। 2022-23 में ये घटकर 9,377 करोड़ रुपए हो गई, जबकि 2023-24 में यह फिर गिरी और 8,058 करोड़ रुपया रह गई। इस वित्तीय वर्ष अर्थात 2024-25 में आरडीजी घटकर 6,258 करोड़ रुपए हो गई और अब आने वाले साल में 2025-26 में यह मात्र 3,257 करोड़ रुपया है। 10,249 करोड़ रुपए से 3,257 करोड़ रुपए तक आरडीजी का गिरना प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितना अधिक प्रभावित करेगा आप भली भांति समझ सकते हैं। 2025-26 का साल हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए मेरी नजर में पिछले कई दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण साल है, लेकिन मेरी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम इस चुनौती को प्रदेश की जनता, कर्मचारी वर्ग तथा सदन के साथ मिलकर स्वीकार करेंगे और भारत सरकार के समक्ष प्रदेश के साथ अन्याय ना हो इस संबंध में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में मानसून के दौरान राज्य को भारी तबाही का सामना करना पड़ा, जो कि राज्य के इतिहास की एक सबसे बड़ी तबाही थी, जिसमें हजारों घर तबाह हुए तथा बहुमूल्य जाने गई। हमने अपने संसाधनों से 4,500 करोड़ का आपदा राहत पैकेज दिया। हम केंद्र का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सेंट्रल पीडीएनए टीम भेजी और प्रदेश के अधिकारियों के साथ मिलकर इसका आकलन किया और 9,042 करोड़ रुपए की पीडीएनए रिपोर्ट केंद्र को नवंबर 2023 में भेजी गई। अगस्त 2024 में पीडीएनए के मानक अधिसूचित होने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र से नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच धन की मांग बारे संपर्क बनाए रखा, परंतु फिर भी अब तक कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है।
आशा है कि केंद्र सरकार प्रदेश के हित में यह राशि शीघ्र ही जारी करेगा। हमारी सरकार ने सभी चुनौतियों के चलते हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। जहां आवश्यकता थी, वर्षों से चली आ रही व्यवस्था में परिवर्तन किया, कुछ बदलावों का भरपूर विरोध भी हुआ तथा विपक्ष द्वारा तंज भी कसे गए। इन सब की परवाह न करते हुए हमारी सरकार प्रदेश के विकास के संकल्प को साकार करने के पथ पर अड़िग रही और व्यवस्था परिवर्तन के सफर को जारी रखा गया। गत 2 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सरकार द्वारा किए कार्य जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्यों को ना तो रुकने देंगे, ना ही उसमें कोई कमी आने देंगे, बल्कि हमने जो प्रयास किए हैं उनके कारण विकास के कार्यों में अभूतपूर्व तेजी देखी गई है। हमने न सिर्फ टेंडर की प्रक्रिया को सरल किया, बल्कि लगातार मूल्यांकन के माध्यम से बड़ी परियोजनाओं को निश्चित समय सीमा में धरातल पर उतारने की पहल की है। पिछले 2 वर्षों में लिए गए निर्णयों के सुखद परिणाम आज सामने आने शुरू हो गए हैं। पिछली सरकार द्वारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिससे राज्य पर की कर्ज पर निर्भरता बढ़ी है। परंतु वर्तमान सरकार द्वारा इस दिशा में विशेष कदम उठाए गए हैं। हमारे प्रयासों के परिणाम प्रथम वर्ष 2023-24 में ही आने शुरू हो गए थे। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की दर जो कि 2022-23 में 6.89% थी, वर्ष 2023-24 में बढ़कर 7.03% हो गई है। राज्य के अपने राजस्व प्राप्ति का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा वर्ष 2022-23 में 35.37% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 37.92% हो गया है। इस प्रकार से राज्य के अपने राजस्व और कुल खर्चे की दर जो कि वर्ष 2022-23 में 24.99% थी, वर्ष 2023-24 में बढ़कर 27.54% हो गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में विभिन्न मदों की आय में संतोषजनक वृद्धि दर्ज हुई है। विक्रय एवं व्यापार इत्यादि पर वैट में 27%, 98%, स्टेट एक्साइज में 21.48%, बिजली में 16.74%, नॉन एंड फेरस माइनिंग एंड मेटलॉजिकल इंडस्ट्रीज 15.85%, टैक्सेस ऑन व्हीकल 15.78% व स्टैम्प्स तथा रजिस्ट्रेशन फीस में 10.44% वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार द्वारा बिजली के उपयोग पर दी जाने वाली सब्सिडी का भी युक्तिकरण किया गया है, जिसके तहत साधन संपन्न लोगों द्वारा स्वेच्छा से सब्सिडी को छोड़ा जा रहा है और साथ ही इससे सरकार के संसाधनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट में 867 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है तथा 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार लगभग 300 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की संभावना है। यह वृद्धि हमारी सरकार द्वारा एक्साइज पॉलिसी में किए गए बदलावों के कारण ही संभव हो पाई है। राज्य की आत्मनिर्भरता की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी सरकार ने उपकर के माध्यम से भी आय बढ़ाने का प्रयास किया गया है। फलस्वरूप वर्ष 2023-24 में शराब पर लगाए उपकर से 145 करोड़ रुपया अर्जित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शराब पर लगाए गए उपकर को छोड़कर वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न उपकरों से 126 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय अनुमानित है। हम सभी को मिलकर और अधिक प्रयास करने होंगे ताकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन बढ़ाई जा सके।
मुझे इस सदन के पक्ष एवं विपक्ष सभी सदस्यों से यह आग्रह करना है कि वह मुझे अपने बहुमूल्य सुझाव दे। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में पहली बार राज्य द्वारा लिए जा रहे लोन्स व इसकी रीपेमेंट की वास्तविकता से लोगों को अवगत करवाना चाहता हूं, सदन को अवगत करवाना चाहता हूं, क्योंकि इस पर चर्चा करना जरूरी लगता है। महोदय, सरकारें आती हैं, जाती है, परंतु मुझे यह कहना है कि राज्य सरकार अपने राजकोषीय घाटे को एक निश्चित सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए बाध्य है, जो राज्य सरकार के वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM के अनुसार 2024-25 और 2025-26 के लिए क्रमशः 3.5% और 3% है। राज्य सरकार तब तक धन उधार नहीं ले सकती जब तक कि उसे भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 293/3 के तहत अधिकृत नहीं किया गया हो। 2024-25 के लिए राज्य का सामान्य उधार लेना भारत सरकार द्वारा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3% तक सीमित कर दिया गया और इसे 6,551 करोड़ रुपए कैप किया गया। इसी तरह भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शुद्ध ऋण सीमा की गणना करेगी और उचित समय पर राज्य सरकार को सूचित करेगी। जो इस वर्ष के ऋण है आना है उसके लिए वो गणना करके बताएंगे। किसी भी वर्ष में उधारी सीमा का अधिपयोग होने की स्थिति में इसे केंद्र सरकार द्वारा अगले वर्ष की सीमा से काट दिया जाता है। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्य सरकार किसी भी सोर्स से कोई भी ऋण केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं ले सकती। इसलिए राज्य सरकार के पास निर्धारित ऋण सीमा से परे जाने का कोई विकल्प नहीं है। जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई तो 31 मार्च 2023 को पिछली सरकार से 76,185 करोड़ रुपए के ऋण विरासत में मिले, जिसका भुगतान और ब्याज की वापसी हमारी सरकार को करनी पड़ रही है। हमें पिछली सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर 12,266 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान तथा 8,087 करोड़ रुपए की ऋण वापसी करनी पड़ी। इस तरह से हमारी सरकार के पास 29,046 करोड़ रुपए के लोन में से मात्र 8,693 करोड़ रुपए की विकास कार्यों के लिए बचे हैं। स्पष्ट है कि हमने जो लोन लिया उसका 70% पुराने लोन का मूलधन और ब्याज लुटाने में चला गया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के विकास के आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। 2024-25 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र एवं संबद्ध क्षेत्रों में 3.8% की वृद्धि दर अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 को के अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश की प्रति व्यक्ति आय 2,162,000 रुपए अनुमानित है। अध्यक्ष महोदय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रदेश की आर्थिक वृद्धि को मापने का प्रमुख सूचकांक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान है। 2024-25 के दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष की तुलना में 9.6% की वृद्धि के साथ 2,57,212 रुपए रहने का अनुमान है, जो कि देश की प्रति व्यक्ति आय से 57,050 रुपए अधिक है। दो 2024-25 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2,32,185 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मेरी सरकार हिमाचल प्रदेश को नेचुरल
तथा ग्रीन प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्प है। माननीय सदन के सभी सदस्यों के का ध्यान में नेचुरल तथा ग्रीन इन दो शब्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नेचुरल शब्द एक और हमारे प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को रेखांकित करता है, वहीं दूसरी ओर यह विकास तथा पर्यावरण के प्रति मेरी सरकार के दृष्टिकोण को भी इंगित करता है। चाहे कृषि विभाग हो या बागवानी हो, चाहे पशुपालन हो या वन विभाग हो, चाहे उद्योग हो या परिवहन हो, हमारा यही प्रयास है कि हमारे विकास का दर्शन व उसके मूल्य नेचुरल प्रकृति हो। हमें केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स तथा अन्य प्रदूषण फैलाने वाली वस्तुओं के प्रयोग को कम करना चाहते हैं। जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में भी हम पूर्ण सहयोग करना चाहते हैं। मैं अक्सर यह कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है। हम अपने वनों की रक्षा करते हैं, इकोलॉजी व पर्यावरण का संतुलन रखते हैं। ये सब एक तरह से हमारी इकोलॉजिकल सर्विसेज है, जिन्हें हम मिट्टी, पानी, शुद्ध वायु, अच्छी जलवायु के रूप में देश को देते हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश के इकोलॉजिकल सर्विसेज के देश के पर्यावरण में योगदान को देखूं तो एक अनुमान के अनुसार यह प्रतिवर्ष 90,000 करोड़ रुपया बनेगा। सरकार इसका एक तकनीकी व वैज्ञानिक मूल्यांकन शीघ्र करवा रही है। दुख है तो इस बात का कि अभी तक हमारी इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कोई भरपाई नहीं हो पाई है। इसीलिए मेरी सरकार यह प्रयास कर रही है कि हिमाचल प्रदेश के इस बहुमूल्य योगदान को हम भारत सरकार के 16वें वित्त आयोग के समक्ष दृढ़ता से रखें। कृषि, बागवानी तथा अन्य विभागों के बारे में जब आगे उल्लेख आएगा तो प्रकृति नेचुरल दिशा में किए प्रयास आपके समक्ष और स्पष्ट हो जाएंगे। अब मैं ग्रीन हिमाचल के विषय में संक्षेप में बताना चाहता हूं। 17 मार्च 2023 को इस माननीय सदन में प्रस्तुत अपने पहले बजट में मैंने कहा था कि हमारी सरकार 31 मार्च 2026 तक प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं 2-3 बातों से ग्रीन एनर्जी स्टेट वाले कंसेप्ट को स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, अगर हम प्रदेश की ऊर्जा की सारी खपत के लिए जो लगभग 14,000 मिलियन यूनिट है का लगभग 90% रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिक ग्रीन एनर्जी स्रोतों का प्रयोग करें तो हमें एक ग्रीन स्टेट कहला पाएंगे। इसका सीधा लाभ प्रदेश में हो रहे औद्योगिक व कृषि के उत्पादन को मिलेगा। हम इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारी ऊर्जा खपत अब मूलतः हाइड्रो व सोलर स्रोतों पर आधारित हो गई है। प्रदेश में हमारी सरकार के इस कार्यकाल में सौर ऊर्जा में जितनी वृद्धि हुई है वह अतुलनीय है। इतनी कभी नहीं हुई, इस बारे में विस्तृत उल्लेख आगे होगा। ग्रीन स्टेट का एक दूसरा महत्वपूर्ण भाग परिवहन का क्षेत्र है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस जिससे जलवायु पर दुष्प्रभाव पड़ता है का लगभग 16 से 20% परिवहन क्षेत्र से आता है। अगर हमें नेचुरल व ग्रीन हिमाचल की ओर बढ़ना है तो आवश्यक है कि हम परिवहन के क्षेत्र में ई व्हीकल्स व उसके लिए एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दें। चरणबद्ध रूप से हम एचआरटीसी के फ्लीट में ई बसेस को बढ़ावा दे रहे हैं। चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्गों पर जैसे मैंने सदन में वादा किया था कि चार्जिंग स्टेशन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो कि बनाया गया है और भी बनाया जा रहा है। सरकारी विभागों में भी ई गाड़ियों का। दूसरा, वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए तकनीकी सहायता अमृत 2.0 के तहत उपलब्ध कराई जाए ताकि पानी की गुणवत्ता आसानी से जांची जा सके। तीसरा, अमृत सरोवर मिशन के तहत हमारे कुएं, तालाबों, बावड़ियों, झीलों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए और जीवित करने पर के लिए डीपीआर प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाए ताकि उन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग हो सके
और सोशल ऑडिट जैसे कार्यक्रमों द्वारा उनका नियमित तरीके से उनके ऊपर मॉनिटरिंग की जा सके। चौथा, केंद्रीय भूजल बोर्ड के जरिए भूजल संसाधनों का नक्शा, मैपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बनाना और वाटर एक्यूफायर्स को रिजुविनेट करने में सहयोग होगा। पांचवा, पानी के दोबारा इस्तेमाल और संरक्षण के लिए हरियाणा के जो भी सर्कुलर इकोनॉमी बनाने का की सहायता की जाए। थैंक यू कार्तिकेय जेट्सो। माननीय श्री महेंद्र भट्ट, कंसर्न ओवर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वीमेन इन अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ पीएम सिलाई मशीन योजना। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में महिलाओं को हो रही परेशानी की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट himera.com.in का आरंभ किया गया है। अन्य उत्पादों के साथ साथ प्राकृतिक रूप से तैयार मक्की का आटा इस प्लेटफॉर्म पर हिमभोग ब्रांड के नाम से बिक्री के लिए उपलब्ध है। नेचुरल फार्मिंग कर रहे 1,58,785 किसानों को प्रमाणित किया गया है। आने वाले समय में हमारी सरकार बाजार को ग्रामीण उद्यमियों के द्वार पर लाने के प्रयास को और भी प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के कल्याण हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में 8 पेंशन योजनाएं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। इंदिरा गांधी प्यारी बहनी सुख सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर पात्र व्यक्तियों को मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। मेरी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से शिमला जिला से 22 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के पहले दल को 13 दिन के शैक्षणिक भ्रमण तथा देश के विभिन्न भागों में ले जाया गया है। तदुपरांत बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी तथा सिरमौर जिला से भी कुल ऐसे 77 बच्चों को देश के विभिन्न भागों में शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया गया है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए आगामी वित्त वर्ष में भी अन्य जिलों के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। साथ ही उनकी उच्च शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना की गई है, जिसमें स्वैच्छिक योगदान और CSR फंड भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024 में इस योजना के अंतर्गत लगभग 4,000 से अधिक बच्चों को प्रमुख भारतीय त्योहारों के लिए त्योहार भत्ता एवं अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, बस्तर भत्ता, पोषण अनुदान, मिश्रित अनुदान, उच्च शिक्षा और कौशल विकास स्टार्टअप योजना के रूप में 14,77,02,000 का व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त जिला बिलासपुर और हमीरपुर में 2 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को भूमि आवंटित की गई व निर्माण हेतु राशि भी प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश को नेचुरल ग्रीन स्टेट्स, लंग्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया के रूप में देखता हूं, और यदि मैं इसे पर्यटन से जोड़ूं तो यहाँ देश विदेश से पर्यटक साफ वातावरण और प्रकृति का अनुभव करने आते हैं। इसी के चलते हमारी सरकार राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस बजट में वेलनेस सेंटर, आइस स्केटिंग रिंग, राफ्टिंग सेंटर जैसी सुविधाओं को विकसित करने का प्रस्ताव है। साथ ही होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाई जा रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हेलीपैड बनाने की योजनाओं के साथ साथ कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है, जिससे यहां बड़े विमानों की लैंडिंग संभव हो सके और पर्यटकों को आसान और तेज परिवहन सुविधा मिल सकेगी तथा पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। इसके अलावा सरकार धार्मिक पर्यटन, चाय पर्यटन और प्रदेश के अनछुए क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर कार्य कर रही है।
हमें विश्वास है इन सभी प्रयासों से राज्य में पर्यटकों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। महोदय, हमारी सरकार पशुपालन के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी योजना लागू कर रही है। वर्ष 2025-26 में पशु चिकित्सा, प्रजनन, रोग प्रतिरोधक, टीकाकरण, विस्तार सुविधा इत्यादि के अतिरिक्त कई नए पैक उठाए जाने का प्रस्ताव है। सरकार द्वारा जिला सोलन के सरदाला घाट में 4 करोड़ 50 लाख की लागत से बन रहा कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान क्रियाशील कर दिया जाएगा। भेड़ और बकरी पालकों के कल्याण के लिए भी एक विस्तृत एवं प्रभावी कार्य योजना लागू की जाएगी। घुमंतु भेड़ बकरी पालकों के लिए माइग्रेटरी रूट्स और मैप करके जीपीएस से ट्रैक किया जाएगा। वूल फेडरेशन के माध्यम से ऊन के सही रखरखाव हेतु 450 वर्ग मीटर आकार के स्टोर का निर्माण वूल ग्रेडिंग कम मार्केटिंग सेंटर बनूरी पालमपुर में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में भी भेड़ की ऊन की निर्विरोध खरीद हेतु 50 लाख के रिवॉल्विंग फंड का प्रावधान किया गया है। मैं प्रदेश की पंजीकृत दूध सोसाइटी के सुदृढ़ करने के लिए इन्हें मिलने वाली फ्रेट सब्सिडी को 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपए प्रति लीटर की घोषणा करता हूं। मिल्कफेड में दूध प्रोक्योरमेंट के कार्य को पूर्णतः डिजिटल किया जाएगा। टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों को मिलने वाली सारी जानकारी मोबाइल पर ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके लिए मिल्कफेड में ERP सिस्टम को लागू किया जाएगा। साथ ही पशुओं को भी लाइफ साइकिल्स अप्रोच के अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में डेयरी विकास के लिए कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले के लिए लगभग 10 करोड़ 73 लाख 27 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। परियोजना के अंतर्गत मुख्य गतिविधियों में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ढगवार, कांगड़ा में नई केंद्रीय प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, दुग्ध उत्पादकों तथा तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण और दूध खरीद इकाई का डिजिटलकरण किया शामिल है। राज्य में डेयरी गतिविधियों के सुधार हेतु नाहन, नालागढ़, मोहाल, रोडू में 20,000 LPD क्षमता के 4 नए संयंत्र और 2 मिल्क चिलिंग सेंटर उन्ना और हमीरपुर में शुरू किए जाएंगे। मैं आगामी वित्त वर्ष के लिए गाय के दूध की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 45 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए तथा भैंस के दूध को 55 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा करता हूं। यदि कोई किसान या कोई सोसाइटी 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित